गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान गोदावरी किसान लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम नए नए टॉपिकों पे जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा और एक जागरूक नागरिक के बतौर भी उसकी अनिवार्यता आपके जीवन में बनी रहेगी, उससे जुड़े टॉपिकों को लेकर आपके समक्ष जो है हम उपस्थित होंगे। और उसी क्रम में आज जो है हम आपके सामने जो इस तरह के मामले काफ़ी मीडिया में हाईलाइटेड मामले हैं जो लगातार आ रहे हैं, उस मामले से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर आपके समक्ष हम आज आए हैं। और नया मामला जो कई दिनों से लोगों की नज़र में आ रहा है, चर्चा में आ रहा है, जैसे हाथरस और बलरामपुर में जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, उस दुष्कर्म की घटनाओं से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी जारी हुई है, उस एडवाइजरी के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे आज कि किस तरह से इस तरह के बलात्कार और गैंग रेप की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। और यह नियंत्रण जो है वो इस तरह की घटनाओं के प्रति समाज की संवेदनशीलता को भी बढ़ाएगा और प्रशासन को एक तरह से जवाबदेह करने की कोशिश करेगा। ये जवाबदेही जो है वो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने वाली साबित होगी। और बहुत से लोग इस तरह की चीज़ों पे प्रश्न उठाते हैं कि इस तरह की एडवाइजरी का क्या महत्व है कि उसका अनुपालन न हो। लेकिन इस एडवाइजरी जो गृह मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को दुष्कर्म के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए दी गई है, उस एडवाइजरी में 9 बिंदु है और उन 9 बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे कि अगर इसका अनुपालन किया जाए तो कैसे जो है इस तरह के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है और महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की जो जन भावना है और जो भारतीय समाज में प्राचीन काल से जो उनका एक देवतुल्य स्थान है, देवी तुल्य स्थान है, उसको बनाए रखा जा सकता है। उस संदर्भ में आज हम देखेंगे कि इस तरह के मामलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की क्या क्या एडवाइजरी है। और इस एडवाइजरी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इस एडवाइजरी पे संबंधित राज्यों का पुलिस प्रशासन या प्रशासन अमल करने की कोशिश करे तो कैसे इन मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है और समाज में इस तरह के दुष्कर्म के आरोपियों को दंडित करके एक प्रभावी संदेश द्वारा उसको हतोत्साहित किया जा सकता है इस प्रवृत्ति को लेके। और ये जो एडवाइजरी है वो आने वाले आपके निबंध के पेपर में भी बड़ा उपयोगी साबित होगी। और सिविल के एग्ज़ाम में जो सोशल इशू या सोशल जस्टिस से जुड़े जो सवाल आते हैं उस संदर्भ में भी इस एडवाइजरी की उपयोगिता है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि दुष्कर्म के मामलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। और उन्होंने 9 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की है, उसको हम धारा के माध्यम से भी समझेंगे उस एडवाइजरी का कितना महत्व है और वाकई राज्य प्रशासन इस एडवाइजरी पर अमल करने की कोशिश करे। और उसमें ऐसे प्रावधान भी है कि अमल करना भी बाध्यकारी बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे ये जो एक सामाजिक दंश के रूप में देश के विभिन्न राज्य इसको झेल रहे हैं, उसको रोका जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। देखिए, पहला है FIR दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें साफ साफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है राज्यों को कि कहीं भी बलात्कार या गैंग रेप के मामले आते हैं सुनने में तो उसको अनदेखा न किया जाए। FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज किया ही जाना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसमें हम आगे देखेंगे कि क्या है FIR के दर्ज का प्रावधान।
फिर कानून में 0 एफआईआर का प्रावधान है, इस पे भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमल करने का निर्देश दिया है। 0 एफआईआर ये होता है कि अगर घटना स्थल से दूर कहीं पीड़ित रहने वाला है तो वो अपने निवास स्थान पर भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है, या एफआईआर भारत के किसी राज्य में भी दर्ज कराया जा सकता है। और जिस थाने में एफआईआर दर्ज होगी तो वहाँ की पुलिस जो है उस पर प्रिलिमिनरी एक्शन लेकर और संबंधित थाने को रेफर कर सकता है। इसलिए 0 एफआईआर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि अपराध के बाद सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया, क्योंकि अगर कोई अपराध होता है तो उससे जुड़े अगर सबूत जल्दी से एकत्रित करने की प्रक्रिया को न अपनाया जाए तो सबूतों को नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि अगला जो है उनकी एडवाइजरी क्या है। थोड़ा साफ साफ उन्होंने कहा है जिस पे लोग आनाकानी करते हैं, ये है आपका जो एफआईआर है, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि आईपीसी की धारा 166A(C) के अनुसार एफआईआर न करने पे अधिकारी को सजा का प्रावधान है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि कई बार दुष्कर्म की पीड़िता ये आरोप लगाती हैं कि हम संबंधित थाने में गए और मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की गई, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगर संबंधित पुलिस प्रशासन उस एफआईआर को दर्ज करने में आनाकानी करता है तो संबंधित अधिकारी को सजा का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है और उस पर संबंधित राज्य सरकारें अमल जरूर करें। अगर इस प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाए तो निश्चित तौर पे संबंधित पुलिस अधिकारी में कानून का डर पैदा होगा और कोई भी अपनी नौकरी को खतरे में डालकर दुष्कर्म पीड़िता के साथ अन्याय करने की जहमत नहीं उठाएगा। ये सबसे बड़ा तीसरा नंबर का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो निर्देश है, एडवाइजरी है कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 166A(C) के अनुसार अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उस पुलिस अधिकारी को सजा का प्रावधान किया गया है। ये डर जो है अगर इस पे अमल कर दिया जाए तो ये डर जो है पीड़िता को राहत प्रदान करने वाला होगा और पीड़िता को न्याय देने की जो प्रक्रिया है उस सही मायनों में अमल में लाई जा सकती है। फिर है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम लोग कहते हैं अपराध प्रक्रिया संहिता। अपराध प्रक्रिया संहिता हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें साक्ष्यों को एकत्र करने की प्रक्रिया होती है। सीआरपीसी की धारा 173 का पालन करते हुए बलात्कार की जांच 2 महीने में पूरी करें। ये सीआरपीसी की धारा 173 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि बलात्कार के मामलों की जांच जो है 2 महीने में पूरा किया जाना चाहिए। एक तरह से यह संबंधित पुलिस थाने पे दबाव बनाने का काम करता है और उनकी दायित्व निर्धारित करता है कि वह जांच जो है 2 महीने में इसको अवश्य पूरा करें। फिर अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है आपके सामने। ये सीआरपीसी की धारा 164A के अनुसार सूचना मिलने पर अगर कोई दुष्कर्म पीड़िता है जिसने ये सूचना संबंधित पुलिस थाने को दी कि हमारे साथ गैंगरेप या बलात्कार हुआ है, तो 24 घंटे के भीतर पीड़िता की सहमति से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जांच करेगा। यानी सरकारी डॉक्टर जो है 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल चेकअप कराएगा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इससे सबूत नष्ट होने की संभावना न के बराबर रहेगी। दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) के तहत मृत व्यक्ति का बयान साक्ष्य में महत्वपूर्ण है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके धारा 32A के तहत मृत व्यक्ति का बयान साक्ष्य में महत्वपूर्ण है। या अगर दुष्कर्म का शिकार लड़की या महिला
को अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे पूर्व दिए गया बयान भी उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जनवरी में एक निर्णय के अंतर्गत कहा था कि न्यायिक समीक्षाओं से परे अगर मृत व्यक्ति का बयान किसी मजिस्ट्रेट के अभाव में भी दिया गया तो उसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने इस मामले में कहा था कि पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान अगर तीसरे व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित नहीं है तो भी हम अनदेखा उसको न करें। अलग बात है कि इसकी हम जब न्यायिक विवेचना करेंगे तो उसके दायरे में इसको रखेंगे कि उसका बयान कितना सत्य है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो है उसका एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी को हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली एडवाइजरी क्या है, इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है और जो लड़के यूपीएसआई का भी एग्जाम दे रहे हैं उनके मूल विधि में भी इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके लिए भी बड़ा इसकी उपयोगिता है। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, द्वारा दुष्कर्म के मामलों में साक्ष्य को एकत्रित करने, उन्हें सुरक्षित करने, ले जाने और लाने पर दिए गए विस्तृत दिशा निर्देशों का पालन करें। डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज सर्विसेज ने इस तरह के मामलों में कुछ गाइडलाइन जारी की है कि दुष्कर्म के मामलों में जो साक्ष्य हैं उसको एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या होगी, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए और लाने और ले जाने में किन किन निर्देशों का पालन किया जाए। अगर इन निर्देशों का पालन अगर किया जाता है तो सबूत को नष्ट होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए उसकी गाइडलाइन का भी संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत जो पुलिस प्रशासन मामले की जांच करता है इस पे जरूर अमल करें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि दुष्कर्म के मामले में बहुत से आरोपी सही सबूत परिस्थिति जन्म साक्ष्य का तालमेल न होने की वजह से छूट जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि दूसरा जो है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज के ऑनलाइन, केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये भी कहना है, उन्होंने अपनी जो एडवाइजरी जारी की है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज एक पोर्टल है उनका कि ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल करें जिसमें दुष्कर्म के पीड़ित और आरोपियों की जानकारी होती है। उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज के ऑनलाइन नेटवर्क में देश भर के दुष्कर्म पीड़िता और आरोपियों की पहचान उसमें दर्ज होती है और ये कहीं भी अगर दुष्कर्म होता है तो संबंधित पुलिस प्रशासन इसका जरूर मिलान करने की कोशिश करे कि कहीं दुष्कर्म का आरोपी व्यक्ति आदतन अपराधी तो नहीं है, आदतन दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। इस ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से हम मिलान करके उसको हम पकड़ सकते हैं और न्याय के कटघरे में खड़े कर सकते हैं। ये दूसरा उनका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे हम देखते हैं कि अगला उन्होंने क्या दिया है, अगली एडवाइजरी क्या है। लगभग 9 एडवाइजरी उन्होंने जारी की है और ये अंतिम एडवाइजरी है, इसको हम देखते हैं कि क्या इसमें लिखा है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट उपलब्ध कराया गया है। ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट उपलब्ध कराया गया है कि ये किट है, इस किट को संबंधित राज्यों को उपलब्ध कराया गया है। किस किट का इस्तेमाल करके आप सबूतों को एकत्रित करें, यानी ये किट संबंधित राज्य प्रशासन को, हर राज्य को दिया गया है कि इस किट को इस्तेमाल करके सबूतों को एकत्रित करने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं कि अगर इस 9 जो एडवाइजरी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, अगर इस पे संबंधित राज्य सरकार अमल करने का प्रयास करे, पुलिस अमल करने का प्रयास करे, तो शायद ही देश का दुष्कर्म के मामले अनसुलझे रह जाए और दुष्कर्म पीड़िता को राहत प्रदान करने के साथ साथ आरोपियों में भी भय का वातावरण पैदा करेगा और कानून का भय ही जिसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट अगर किया जा सके
तो भारत में इस तरह के बढ़ते मामलों पे रोक लगाने में कारगर सिद्ध होगा। और चूंकि सिर्फ कानून के माध्यम से ही रोक नहीं लगाया जा सकता, उसका एक पहलू है, एक सामाजिक पक्ष भी है, जिसकी चर्चा हम आगे चलकर आने वाले वीडियो में करेंगे कि इस तरह के मामलों की जो बढ़ती प्रवृत्ति है वो कैसे सामाजिक रूप से इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन ये जो 9 एडवाइजरी है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, उसको हमें जानना जरूरी भी था, क्योंकि हमारे निबंध के लिए भी उपयोगी है और जो यूपीएससी के भी अभ्यर्थी हैं उनके मूल विधि के अंतर्गत ये धारा सहित सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि आने वाले एग्जाम में अक्सर आप देखते हैं कि चूँकि आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हीं धाराओं से सवाल ज़्यादा पूछने की संभावना रहती हैं जो हाल में किसी न किसी वजह से चर्चा में आए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पे अगर निश्चित तौर पे अमल किया जाए तो सही मामलों में बलात्कार और गैंग रेप के बढ़ती प्रवृत्ति पे प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। समस्या कानूनों की नहीं, उस पर अमल करने की प्रवृत्ति से है। लेकिन इस एडवाइजरी में अक्सर ये मन में सवाल उठता है, लोग कहते भी हैं कि सर इस देश में तो कानून बहुत हैं लेकिन तब भी अपराध होते हैं। लेकिन उस कानून को प्रभावी इस्तेमाल अगर किया जाए, और इसमें करने के लिए एक दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है, जो तीसरे नंबर पॉइंट है कि अगर संबंधित पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। अगर इस चीज़ को कहीं अमल में लाया जाए तो निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन में भय व्याप्त होगा और पक्षपात रहित कार्रवाई की संभावना बढ़ जाएगी और दुष्कर्म पीड़िता को सही मायनों में न्याय मिल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आगे आने वाले समय में अन्य वीडियो भी आपके समक्ष लेकर आएंगे विभिन्न मुद्दों पर। कल भी हमारा एक वीडियो, लेकिन आप लोग इस ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन बटन दबा के ऑल पे बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आपको इस तरह के वीडियो निरंतर मिलते रहें और आपकी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी भी मिले और सही मायनों में आगे चल के आप जो निबंध से जुड़े, जो महिलाओं से संबंधित निबंध आते हैं, उससे विभिन्न पॉइंट आप अपने लेखन में रख सकें। इसलिए आप इस चैनल को निरंतर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मटेरियल इस मंच से उपलब्ध करा सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।